बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। सबसे पहले तो आज हमारा ये प्रोग्राम हमारे नए सेट के ऊपर ये पहला प्रोग्राम है। इस सेट के हवाले से भी आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो पाक भारत ताल्लुकात रिसेंटली रहे हैं उसमें कशीदगी भी देखने में आई और कशीदगी अभी तक मौजूद भी है। मुकम्मल तरीके से अगर हम ये कहें कि मामला डीएस्केलेट हो गए हैं तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर तारीखी तौर पर देखा जाए तो जो कशीदा हालात होते हैं उन्हीं में लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स इमर्ज करते हैं या वो अपना जो स्टेचर है उसे बढ़ाते हैं। अब अगर देखा जाए पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म यानी जनाब इमरान खान, उनके हवाले से क्या हम ये सवाल अब सामने रख सकते हैं और हम इसका जवाब मुस्बत तरीके से ले सकते हैं? और क्या इसका जवाब यही है कि वाकई इमरान खान साहब को इस क्राइसिस ने एक बेहतर और बड़े लीडर के तौर पर इमर्ज किया है? इमरान खान साहब की तनकीद बहुत ज़्यादा होती रही है उनके स्टाइल ऑफ गवर्नेंस पे, इकॉनमी के हवाले से फ़ैसलों पर पिछले 5-6 महीनों के अंदर। यहाँ तक ये भी कहा गया कि वो एक इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है, उनकी जो सिलेक्शन है लोगों की वो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने बहरहाल पूरी दुनिया में ना सिर्फ अपना लोहा मनवाया है अपने दानिशमंदाना फ़ैसलों से, लोगों ने यह भी कहा है कि उनकी जो स्पीच थी इन हालात के अंदर भी, जब वो पाकिस्तानी कौम से खिताब कर रहे थे, वो बड़ी मैच्योर स्पीच थी। अब अगर देखा जाए तो 28 फरवरी को अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान को फ़ोन किया। उन्होंने उनकी कायदाना सलाहियतों को सराहा, इमरान खान साहब को अप्रीशिएट किया। 1 मार्च को उर्दन के जनाब शाह अब्दुल्ला ने फ़ोन करके जनाब इमरान खान की जो पोजीशन थी उसको सराहा और पाक भारत कशीदगी के अंदर अपना किरदार अदा करने का कहा। 3 मार्च को कतर के अमीर जनाब शेख तमीम बिन हमाद इंसानी ने फ़ोन किया जनाब इमरान खान को और उनकी तरफ से जंगी कैदी रिहा करने पर, यानी भारतीय पायलट को रिहा करने पर उनको इस बात को सराहा कि एक बड़ा अच्छा और दानिशमंदाना फ़ैसला था। यकीनी तौर पर इस फैसले के अंदर बहुत से स्टेक होल्डर्स भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तान की एयर फोर्स ने, नेवी ने अपनी स्ट्रेंथ शो की है। बहैसियत वज़ीर आज़म को कॉन्फिडेंट है जनाब इमरान खान अपनी तमाम फोर्सेस पर, लेकिन बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव क्रेडिट उन्होंने लिया है, दुनिया ने उनको सराहा है, उनकी हवाले से बात भी हुई है। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने जोश खिताबत में ये भी कहा कि जनाब इमरान खान को तो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया जाना चाहिए। बहुत से लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए इस हवाले से, गो के ऑपोजिशन ने इसको अच्छा नहीं माना। अब सवाल हमारे सामने यही है कि स्टाइल ऑफ गवर्नेंस एक जगह पर, लेकिन क्या इमरान खान वाकई एक बड़े लीडर के तौर पर इमर्ज कर रहे हैं या कर चुके हैं? यही सवाल है आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में, जिस पे हम बात में मेहमानों का तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी के लिए मरकज़ी रहनुमा। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और सेनेटर ससी पलीजो साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी के लिए सेनेटर साहबा बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहबा आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं। क्या फाइनली आपको लगता है, जाहिर बात है अपोजिशन को एतराज़ रहा है, लेकिन क्या आप वाकई समझते हैं कि इमरान खान साहब एक बड़े और मैच्योर लीडर के तौर पर सामने आए हैं? उनका कॉन्डक्ट ऐसा है जिसको वाकई अब हर कोई अप्रीशिएट कर रहा है? जी, इस वक्त जो ये ख़ित्ता ख़ास तौर पे ज़ाहिर बात है हम पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तानी हैं, तो जो सूरत-हाल है, जो टेंस सिचुएशन है उसमें यहाँ से जो भी स्टेप्स लिए गए हैं, जिसमें सिर्फ वज़ीर आज़म को अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अफवाज की स्ट्रेटजी वो भी ज़बरदस्त रही है, हालांकि चैलेंजिंग रही है सूरत हाल पूरी। और वज़ीर आज़म भी पार्लियामेंट का ही एक हिस्सा हैं। और इस सारी सूरत हाल में अगर अपोजिशन उनके साथ खड़ी ना होती, ज़ाहिरी बात है एक मुल्क की सालमियत की बात थी, सलामती की बात थी, बका की बात थी, और सामने इंडिया जैसा एक मुल्क जो उसके लोगों को तो हम बुरा भला न कहा है न कहेंगे, लेकिन जो मोदी सरकार है या उसके वज़ीर आज़म इस वक्त हैं वो हर वक्त जंग कर रहे हैं। तो सामने से हमारा जो रवैया गया है वो बड़ा ही मेरे ख्याल में बैलेंस्ड है। जो हमने कदम उठाया भी वो बड़ा ही मेजर्ड एक स्टेप था जो ज़रूरी था, क्योंकि एक इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हुई, एक उन्होंने इंट्रूड किया, बॉर्डर की वायलेशन हुई, अटैक करने की कोशिश की गई, तो हम अपने दफा का पूरा राइट रखते हैं। इस हवाले से जो भी अफवाज की
और हुकूमत की पॉलिसी थी वो बिल्कुल हम उससे हम एग्री करते हैं। ठीक, और ये अगर मैं इसको जरा नैरो डाउन कर देता हूँ, ठीक है, आपने कहा मिलिट्री सक्सेस तो पाकिस्तान की है, मिलिटरीली पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेंथ शो की, आर्मी चीफ ने ब्रीफिंग भी दी पार्लियामान के अंदर पार्लियामेंट्री लीडर्स को, बहुत अच्छी बात है। बट मैं इमरान खान साहब के हवाले से कह रहा हूँ, फिर आप भी यही समझती हैं कि वो एक बड़े लीडर के तौर पर इमर्ज किए हैं, उनको आप अलहदा तो नहीं कर सकते ना, ठीक है, ऐवान का हिस्सा वो जरूर है, लेकिन मुल्क को लीड तो वजीर आजम कर रहे हैं, तो आप एक्सेप्ट करती हैं कि वो एक बड़े लीडर बन रहे हैं? जी, बड़ा लीडर बनना वो एक अलग चीज़ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो हंगामी सूरत हाल रही है, उसमें बड़े ही बैलेंस्ड इक़दामात रहे हैं गवर्नमेंट की, और जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वहाँ अपोजिशन ज़ाहिरी बात है अपनी बात रखेगी, रखना चाहिए। हम पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ है, कोरम ही पूरा नहीं हो सकता अगर सेनेट की बात करें, अपोजिशन अगर साथ न दे, और देनी भी चाहिए, मुल्क की बात है और सरजमीन की बात है, और हम सब हर किसी का मैनिफेस्टो भले अलग हो, लेकिन ये एक चीज सारे मंशूर में एक ही है, पहले पाकिस्तान बाकी दूसरी। ठीक है, चले अब आपने इस हवाले से जो भी कदम था वो बैलेंस था वज़ीर आज़म साहब का, उसको हम सराहते हैं। ठीक है, मैं वो आप सराहते हैं, आपने सब कुछ फरमाया और दुरुस्त फरमाया, सिवाय इसके कि आप इमरान खान साहब की तारीफ करती, वो आपने अभी खुलकर नहीं की, लेकिन आपने कहा उनके कदम को आप सराहते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, हुकूमत की नुमाइंदगी आप कर रही हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब आपके साथ मौजूद हैं, बड़ा देरीना ताल्लुक है, आप कोलीग्स भी हैं। मैं आपके पास आने से पहले आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बात की, अहम मौक़ों पर जब ब्रीफिंग हुई और उस मौके पर जब आर्मी चीफ तशरीफ़ लाए और उन्होंने ब्रीफ किया, वज़ीर आज़म साहब नहीं थे वहाँ पर। डॉक्टर साहब, कौमी यकजहती की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब को गुस्सा क्या है, ये क्यों नहीं बैठ सकते वो पार्लियामेंट्री लीडर के साथ, अपोजिशन के लोगों के साथ? अब आर्मी चीफ भी आ गए, बड़ी अच्छी ब्रीफिंग हो रही थी, वज़ीर आज़म की कुर्सी भी कहा जाता है वहाँ पर मौजूद थी, पर वज़ीर आज़म नहीं आए, हाथ वो किसी से मिला नहीं रहे, गुस्सा क्या है आप लोगों को? क्यों नहीं बात करते वज़ीर आज़म? जब पार्लियामान एक है तो क्यों नहीं मिलते, हाथ क्यों नहीं मिलाते, ब्रीफिंग्स के अंदर क्यों नहीं आते? एक बहुत अहम ब्रीफिंग थी, प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए था वहाँ पर, ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, सबसे पहले तो मैं सची का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज उस तमाम पॉलिटिकल प्रोसेस को और एक नेशनल यूनिटी को और एक हार्मनी को और एक नेशनल कमिटमेंट को नेशनल चैनल पर बैठ के पूरी दुनिया के सामने वो एक यकजहती का मैसेज दिया और सियासत से हट के कौमी मफाद को तरजीह दी। सियासी मफाद हमारे जो हैं वो अपनी अपनी जगह होते रहेंगे, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट इज़ द सुप्रीम इंटरेस्ट, और आई सपोर्ट हर एंड मैं अप्रिशिएट करती हूँ तमाम अपोजिशन जमातों को कि उन्होंने इस क्राइसिस के अंदर सियासत नहीं चमकाई, उन्होंने मुल्की मफाद के जो बेहतरीन फ़ैसले थे जो हुकूमत वक्त ने किए, एक लीडर ने पूरी दुनिया में पाकिस्तानी अवाम का मुकदमा लड़ा और 22 करोड़ अवाम का सर फख्र से बुलंद किया। आपको ज्यादा खुशी तब होगी जब मियां जावेद लतीफ साहब भी खुश होंगे। तो आज अपोजिशन ने भी वो ट्रिब्यूट करके यकीनन एक अच्छा जेस्चर दिया और इससे जमहूरी जो तकाजे हैं वो आगे बढ़ेंगे और अल्टीमेटली जमहूरियत की जड़ें इस मुल्क में मजबूत वो ठीक है, पर क्यों नहीं मिलते वज़ीर आज़म, क्यों नहीं मिलते जो प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से आपने बात की? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बहुत ही अहम और क्रूशल रोल था इस पूरे क्राइसिस के अंदर, और उनकी जो कंसल्टेशन थी, बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स थी, जो उनकी ओरिएंटेशंस थी, जो उनको हर सेकंड के बाद अपडेट किया जा रहा था, तो चूंकि ये तमाम ब्रीफिंग वो पहले से ले चुके हुए थे और अपराइज कर दिया गया था उनको, ये ज़रूरत थी आपके पॉलिटिकल डिफरेंट लीडर्स को कि उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और उनकी ओरिएंटेशन हो। तो वज़ीर आज़म की कुर्सी वहां पर क्यों लगी हुई थी? वो चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क के, वो ब्रीफिंग लेके जो कहते तो अच्छा होता ना, आर्मी चीफ के साथ वो भी बताते सबको कि क्या हुआ, क्या हालात हैं, अच्छी बात थी, वो भी ब्रीफ करते, चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क के। समझते हैं कि चूंकि जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के अंदर जो जिम्मेदारी आर्मी चीफ की है वो मिलिट्री ऑफेंस पे सरहदों के ऊपर क्या हो रहा है, हमारी उन सरहदों की स्ट्रेटजी क्या है, बात दुरुस्त है आपकी, सिक्योर करने की, प्रोटेक्ट करने की, वो आर्मी चीफ ने ब्रीफ करना था। उसके साथ पैरेलल पॉलिटिकल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री वो पार्लियामेंट की वेट कर चुके हुए थे। पार्लियामेंट जो तमाम सियासी जमातों का और लीडरान का कट था,
उसके अंदर वो अपनी डॉक्टर साहब आप माजरत के साथ अब ये स्ट्रेटेजी थी, गुजारिश ये है ना, सिक्योरिटी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा कि जो एड मिली है पाकिस्तान को वो आर्मी चीफ की जो जाती एफर्ट्स थी उनकी वजह से मिली है, दोस्त ममालिक से। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसे क्रूशल मौकों पर खुद लीडरशिप से पीछे हट जाते हैं तो आप मौका देते हैं ऑपोजिशन को कि एंडोर्स कर दिए बात कि वजीर आजम बैक सीट ले जाते हैं बहुत से मामला। आर्मी चीफ जो है वो हमें फखर है कि वो पाकिस्तान की अफवाज तो यही बात है ना, वो तो फखर की बात है, बहुत अच्छी बात है। आर्मी चीफ नहीं है और ये जमहूरियत का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट और पिलर है और पाकिस्तान के आइन के तहत आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और तमाम स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग आर्मी चीफ की बड़ाई है कि वो तशरीफ ले आए ब्रीफिंग देने के लिए पार्लियामान को। वजीर आजम जो पार्लियामान का हिस्सा है वो उस ब्रीफिंग में नहीं आए। डॉक्टर साहब ये क्या तावील पेश कर रही हैं? का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक इम्पॉर्टेंट पिलर है और इन हालात में जो उनका रोल है पूरे पाकिस्तान की अवाम और तमाम हुकूमत अपोजिशन, अच्छा चलें ठीक है, ट्रिब्यूट पे कर रही है। चलें डॉक्टर साहब जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है मैं जरा आपके भाई मियां जावेद लतीफ साहब के पास की निशानी है। ठीक है, मैं आपके भाई आपके साथ बैठे हैं मियां जावेद लतीफ साहब, उनसे पूछ लेता हूं। यकीनी तौर पे वो मियां साहब जो हैं वो बड़े जोश में होंगे इस वक्त कि वो आपकी जमात पर तनकीद करें। मियां साहब ऐसे तो आप अपने आप को बहुत एलिवेटेड महसूस कर रहे होंगे, आपकी मुंह बोली बहन डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब आपके साथ बैठी हुई हैं। आप लोगों ने कुछ किया होगा ना, वज़ीर आज़म को वो तंग किया, आपने एक दफ़ा कह दिया सिलेक्टेड वज़ीर आज़म आपके साथ बैठना नहीं चाहते, आप लोग कहते हैं हमारे से हाथ नहीं मिलाते, वो कहते हैं करतूत भी ऐसे हैं अपोजिशन के कि क्यों ना हाथ मिलाए। मियां साहब देखिए मनीब, मैं तवक्को रखता हूँ कि मुझे थोड़ा वक्त देंगे। जी जी। आप पहली बात तो ये है, मुझे एतराज़ है आपकी इस बात पे, ये मेरी बहन नहीं है, मेरे भाई हैं, सके भाइयों की तरह हैं। अब आ जाए जो आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत, मैं तगड़े आदमी है ना, मुझे फख्र है तगड़े आदमी है। अच्छा एक तो ये हमेशा खवातीन को कमजोर समझते हैं। अच्छा यार आप बहुत मजबूत खातून है तो मनीब साहब हाथों लग रहा हो, आप बहुत मजबूत मर्दाना वार करती है, इसलिए उसको भाई कहना बहुत चाहिए। फख्र की बात है डॉक्टर साहबा, आप हमारे लिए बायसे फख्र है। आप बड़ी दिलेरी से इलेक्शन भी लड़ती हैं, पहले भी जीती है, हार जीत इलेक्शन का हिस्सा है, पर हमें आप पर फख्र है। ये मियां साहब को भी आप पे फख्र है। अब ये जो फख्र है ना, मुझे तो है कि फख्र खामोश रहेगा। मेरी बात ये है कि मनीब साहब आपने दो बातें की। आपने कहा कि आलमी दुनिया में इमरान खान का कद बढ़ा है जी। आपने ये कहा कि उनकी पजीराई हुई है। मैं दो बातें करूंगा। एक तो ये है कि मनीब बतौर पाकिस्तानी मैं हूं या सस्सी हूं या फिरदौस आशिक अवान हो, कोई भी हो ना, ये किसी पे एहसान है कि दुश्मन हमला करे तो अपोजिशन हो, हुकूमत हो या अदारों में बैठे लोग हों, सब एक पेज पे हैं और सबकी जिम्मेदारी है, किसी पर एहसान नहीं है। हम पर फर्ज है अपनी सरजमीन की हिफाजत करना। अब दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान पर हमला सबसे पहले इंडिया ने, ये मैं आज के सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, इंडिया ने किया। मजम्मत किसने की दुनिया में? मैंने ये पूछना है कि जब आपने उसका जवाब दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दफाई अदारा या हम जो हैं, हम दुश्मन का हर मौके पे, हर जगह पे, हर तरह का जवाब देने की खुदा के फजलो करम से सलाहियत रखते हैं, हमने जवाब दिया। अब आ जाए, मैं ये कहूँगा कि पायलट के हवाले से, मैं नहीं ये कहता कि किसी दबाव में, मगर मुझे ये कहने का हक है कि मुझे ये बता दिया जाए कि हमारे पाकिस्तान में सऊदी अरब के वली अहद आए तो मुश्तरका अलामिये में कश्मीर का कोई जिक्र नहीं है। और आप ये देखें कि दूसरी तरफ कलभूषण पकड़ा हुआ था, दबाव था, जब हमने एटमी धमाके किए दबाव था, मगर हमने रियासत पाकिस्तान के मफाद में, दफाई मफाद में ये करके दिखाया। हमारे पाकिस्तान में आए वाजपेयी, हमारे पाकिस्तान में आए मोदी, और मैं ये कहूँगा कि मीनारे पाकिस्तान के साए तले इन्हीं वाजपेयी साहब ने कश्मीर को मुतनाज़ा मसला करार दिया। आज के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बकौल उनके कि मैं फ़ोन करता हूँ, मेरी फ़ोन कॉल रिसीव नहीं की जाती। ये है फ़र्क
कि मुझे ये बताएं कि कश्मीरियों का खून जो है क्या इतना सस्ता है। मुझे ये बताएं कि दुनिया में जहां कहीं कलमा गो का, एक सेकंड में नहीं, कलमा गो का ये खून बहे तो दुनिया की कोई रियासत, दुनिया की कोई ताकतवर रियासत जो है उसकी मजम्मत करना पसंद ना करे। मुझे यहाँ पर इंटरप्ट करना पड़ेगा। सर मेरी अर्ज सुन लें। झुकने वाला नहीं था। सर मेरी अर्ज सुने। सर मेरी अर्ज सुन लीजिए। अब आपने फैसला, सर अगर आप ये बात आप अगर मेंशन करने को कहते हैं तो नवाज शरीफ साहब पर कहा जाता रहा, पीटीआई के लोग कहते रहे, उस वक्त की ऑपोजिशन पूरी कहती रही कि मियां नवाज शरीफ साहब कुलभूषण यादव जो कि एक रिकॉग्नाइज भारतीय है, जासूस है, उसका नाम नहीं लेते रहे। ये वो बात थी जो कि मियां साहब पर जिसके ऊपर हवाले से तनकीद की जाती रही। आज अगर मौजूदा वजीर आजम ने भारतीय पायलट को, अभिनंदन को छोड़ दिया और उसका मुकाबला आप पता नहीं कुलभूषण यादव से कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कह रहे हैं उन्होंने कश्मीर का जिक्र नहीं किया, तो अगर जिक्र ना करने से किसी की लॉयल्टी मुल्क के साथ क्वेश्चन होती है तो फिर तो शायद एक भारतीय जासूस को रिकॉग्नाइज ना करने से नवाज शरीफ साहब को भी हवाले से यही सवाल किया जाएगा। ना 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 मनीब, मैं कत्तन ये नहीं कहूंगा इसके बावजूद भी कि ये पाकिस्तान के गद्दार हैं। मैं किसी तौर पर सिक्योरिटी रिस्क नहीं कहूंगा, चाहे इससे बड़ी बात भी ये कर जाएं। मैं ये कहूंगा सिर्फ याद दहानी के लिए कि ये क्या का कुछ कहते रहे माजी में, मगर इसके बावजूद मैं मुनीब ये कहूंगा कि खुदा के लिए आप इतने तकड़े, इतने खड़े होकर को दिखाओ कि 70 सालों में हम भी अमन की बात करते रहे हैं। पाकिस्तान में यहां तक के कोई आमद डिक्टेटर भी आया तो उसने भी अमन की बात की, उसने जंग की बात नहीं की। तो इसने कोई नोबल इनाम जिसको देने की सिफारिश कर रहे हैं कि वो नई बात नहीं की, कोई कश्मीर को फतह करने की बात नहीं की कि इसको नोबल इनाम दिया जाए। जमात को एतराज है कि पायलट को भेज दिया, क्या करना चाहिए था मियां साहब? जहां तक मैं ये एक सेकंड बीबी, एक सेकंड क्या सोलो प्रोग्राम? नहीं सोलो प्रोग्राम। डॉक्टर साहब आपको भी मौका दिया। वो देखिए सेनेटर साहबा इतनी पायलट के सुन रही हैं आपकी बात, उनके पास एक सेकंड मनी, मैं पायलट को छोड़ने के खिलाफ नहीं हूं, मगर मेरा हक ये है कि मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तानी कौम को क्या ये हक हासिल नहीं है कि 60-70 हजार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ जाए, चीन के सफारत खाने पर हमला हो, उस पर आप किसी से न पूछें। अच्छा चले ठीक है तंजीमें मियां साहब, आपने बहुत लंबी बात कर ली है। में दबाव के तहत आप मियां साहब आपके आर्गुमेंट सारे सामने आ गए हैं। आप दबाव मियां साहब आप मुझे जरा डॉक्टर साहब से जवाब भी लेने दीजिए। आप शुरू कर दें। ठीक है, मुझे जरा जवाब लेने दीजिए। मैं सेनेटर साहबा से भी लूंगा, डॉक्टर साहबा से भी लूंगा। एक क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, मियां साहब कहते हैं तगड़े हो, आप तगड़े होकर बात करें, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें। इतनी अच्छी मिलिट्री सक्सेस आपको पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, एयरफोर्स ने दिलवाई, जो दमखम होना चाहिए क़यादत के अंदर वो नहीं नजर आया। मियां साहब ने बहुत से सवाल उठा दिए, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? मुझे बात करने का मौका मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं सेनेटर साहब मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा। पहली बात तो ये है कि मैं तो सुन रही हूँ आधे घंटे से सिर्फ। नहीं मैं I'll come to you जी, I'll come to you। मंतशा बियादिकल खैर इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, वो जिसे चाहता है जिल्लत देता है, बेशक वो हर चीज पे कादर है। ये मियां साहब माने या ना माने, इमरान खान साहब को पूरी दुनिया जो है उनके इस सेक्शन पे जो अमन का मैसेज था, देखिए हमारे पास जंगी कैदी था, कुलभूषण एक जंगी कैदी है, और मियां साहब की आपने भारतीय जासूस है, वो जंगी कैदी नहीं है, अपने मुंह से बयान की। लेकिन उस कैदी को, जो जंगी कैदी हमारे पास पायलट की शक्ल में आया, कुलभूषण एक दहशतगर्द की शक्ल में हमें वो पकड़ा गया। मियां साहब के होंठ सिले रहे। कश्मीर का मुकदमा लड़ने वाले आज चैनल पे बैठ के जो कश्मीरियों की आओजारी को और उस तकलीफ को बयान कर रहे हैं, मुझे खुशी होती कि ये मुकदमा हुकूमत वक्त में होते हुए उस वक्त मोदी के सामने लड़ते। जिन कॉल्स का जिक्र हुआ वो कॉल्स प्राइवेट कॉल्स थी, वो अपने ज़ाती ताल्लुकात को प्रमोट करने की कॉल थी। उसमें नेशनल काज और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी और इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिशात शामिल नहीं थी, उनके मफादात शामिल नहीं थे। वो ज़ाती
और कारोबारी मफादात था जिनका तहफ़्फ़ुज़ होता और अब बिल्कुल बताते हैं, अपनी बारी पे बताइएगा कारोबार। दूसरी बात, डॉक्टर साहब ये एस्टैब्लिश्ड बात नहीं है वैसे ये कारोबार वाली, हमें लीडरशिप नजर नहीं आई। देखें इससे ज्यादा और लीडरशिप क्या होगी कि आपने लीडरशिप डिसीजन लेती है, लीडरशिप लीड करती है। अच्छा चले मुझे ठीक है, मुझे जरा सेनेटर साहबा के पास जाने दें। पूरी कौम को लीड किया। चले ठीक है, मैं जरा चले ठीक है ना, आपका तो कुछ जंगे महाज पे ठीक है, आपने सिफारती जंग लड़ ली या वज़ीर आज़म ने लड़ ली। बेटर स्ट्रेटजी से मियां साहब आपके पास नहीं आऊंगा, मैं सेनेटर साहब से पूछना चाहूंगा। सेनेटर साहब आप बताइए, सेनेटर साहबा से पूछने दीजिए। डॉक्टर साहबा अब वक्त दे दे मुझे, वो सेनेटर साहबा नाराज हो जाएंगी मुझसे। उसको पूरी दुनिया में उजागर किया। डॉक्टर साहबा आप तो जो बात की, आप बताएं कि डॉक्टर साहिबा सेनेटर साहिबा को जवाब देने दें। तरफ नहीं चलता कश्मीर के हवाले से। यार डॉक्टर साहिबा प्लीज, तो यहाँ अच्छा का हिस्सा नहीं था। मेरी बात सुने, मैंने सेनेटर साहिबा को जहमत दी हुई है प्रोग्राम में, मेरी बात तो सुन ले, उनको तो जवाब देने दें। जहाँ डिबेट हुई वहाँ पे उस मौक़िफ़ की तईद हुई। अच्छा चले ठीक है डॉक्टर साहिबा, होल्ड ऑन टू इट। डॉक्टर साहिबा प्लीज, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, सेनेटर साहिबा को जवाब देने दीजिए, मुझे उनसे कुछ पूछ ले दीजिए। सेनेटर साहिबा अब आप जाहिर बात है सेनेट के अंदर है, ये मामला जॉइंट सेशन भी हुआ, डिबेट भी हुई, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, ये जो आर्ग्यूमेंट है खास तौर पर मुस्लिम लीग नून का और गवर्नमेंट का, मियाँ साहब का भी सुना आपने, डॉक्टर साहिबा का भी सुना, क्या वाकई किसी तरफ से कमजोरी दिखाई गई एक तरफ? क्योंकि अभी आपने फरमाया था कि आप मुतमईन है प्राइम मिनिस्टर के स्टांस से जो लिया गया, मैच्योरिटी का मुजाहरा किया गया पाकिस्तान की तरफ से। मैं वही बात क्लियर करना चाह रही हूँ मुनीब, आपने पहला सवाल किया और वो उसकी नोयत दूसरी थी जी। मैंने अभी सवाल का जवाब देना शुरू किया तो फिर आप दूसरी तरफ चले गए। मैंने कहा मोदी की कंपैरिजन में और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल थी उसमें जो किरदार रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब का, वो बड़ा ही बैलेंस्ड रहा। पाकिस्तान ने दफाई हवाले से जो भी अपना कदम लिया, मैंने उस हवाले से अप्रिशिएट किया पाकिस्तान के स्टांस को, प्राइम मिनिस्टर साहब के। लेकिन अलग एक पॉलिटिकल फिगर के तौर पर नेचुरली हमारी अपोजिशन की जो राय है वो सबके सामने है। आज मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो स्पीच की है वो हमारी दिल की आवाज़ है, अपोजिशन की दिल की आवाज़ है। मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा वो बोले हैं, इम्प्रूवमेंट की बहुत बड़ी गुंजाइश इन हालात में भी। वो उन्होंने जो कालेदम तंजीमों की आज बात आई, बिल्कुल उसमें बहुत बड़ा एरिया है जहां बहुत सारी चीज़ें करने की अशद ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि अपोजिशन को आप सिर्फ जंगी सूरत हाल में साथ लेते हैं, पार्लियामेंट की वैसे तकद्दुस का जो पैमाना क्या होना चाहिए हमें अभी तक पता नहीं। कि जो फिर मैं कहूँगी, जो बिलावल साहब ने आज बात की कि वो पार्लियामेंट में आना ही पसंद नहीं करते प्राइम मिनिस्टर साहब, यानी उस दिन ब्रीफिंग मिल रही थी उसमें भी वो नहीं आए। एक पेज पे तो देखना चाहते हैं, वो स्ट्रेंथ ड्राइव करना चाहते हैं पार्लियामेंट से, लेकिन जो चीज़ यानी हिंदुस्तान के सामने जो हम तो बैलेंस्ड हमारा रवैया रहा है उसमें अपोजिशन का बड़ा किरदार रहा है, लेकिन अपोजिशन के साथ जो मुल्की मामलात है उसमें जो पॉलिसीज बननी चाहिए, पॉलिसी मेकिंग में जो अपोजिशन का हिस्सा होना चाहिए, उनकी बात की सुनवाई कहाँ तक होनी चाहिए, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की हमें बहुत सारी कोताहियां नजर आती है जो मुझे कहने दीजिए। बाकी जो है सूरत-हाल इंतहा पसंदी के हवाले से हम इंडिया से के कंपैरिजन में जाहिर बात है हम काफ़ी हवालों से बेहतर हैं, बेहतर होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि खित्ते में न जंग इंडिया अफोर्ड कर सकता है न हम, हमारे पास भी रिसोर्सेज हैं, उनके पास हमारे रिसोर्सेज शायद उनसे कुछ ज्यादा हो, भले हम छोटा मुल्क हो, डिलीवरी सिस्टम उनके पास है तो हमारे पास भी है, हम हक भी रखते हैं दफा का, लेकिन हमने बड़ा मैच्योरिटी का जो अभी रवैया रखा है उसमें भी हमें पता है जो गुर्बत है इंडिया में, जो पाकिस्तान में, उसमें बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें हमें बचना होगा। लेकिन फिर मैं कहूंगी उसमें जो पार्लियामेंट में अपोजिशन की जो राय है, आज भी जो हमने सेनेट में बात की, सेनेटर शहरी रहमान साहबा, रजा रबानी साहब सेनेटर साहब जो थे, और खुद मेरी जो उसमें स्पीच रही थी, और से लेकर जो दूसरी हमारी स्ट्रेटजी है उनमें हम अभी भी डिमांड करें कि इनके मेरा सेशन होना चाहिए। जो सबमरीन का भी मामला हुआ है, जो पाकिस्तान के वाटर्स में उन्होंने इंट्रूजन किया है, इस हवाले से हम देखते हैं कि वन साइडेड
चीजें ब्रीफिंग के हद तक भी हम देखते हैं कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। हमारे बहुत सारे सवालात हैं, उसके जवाब मिलने चाहिए, लेकिन जहां जहां चीज अच्छी हुई है, स्ट्रेटेजी मिलिट्री जो अच्छे हुए हैं, उस हवाले से बिल्कुल हम अप्रिशिएट करते हैं। हम पाकिस्तान के आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा एंगेज करना चाहिए ऑपोजिशन को, आप ये कह रही हैं प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा एंगेज करना चाहिए था। बड़ा ग्रे एक एरिया है जिसमें हमें बहुत सारी चीजें करनी होगी। एक साथ स्ट्रेंथ जो है वो शो तभी कर सकते हैं जब आप अपोजिशन को वो अहमियत देंगे और उसकी बात सुनेंगे। जो कंस्ट्रक्टिव जो तनकीद है, तामीरी तनकीद जिसको हम कहते हैं, हम तनकीद बराए तनकीद नहीं करते, हम तामीरी सोच के लोग हैं। आज भी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो स्पीच है उसकी अक्कासी करती है, वो उसका बड़ा मज़हर है कि हम पाकिस्तान को जो है फलता फूलता देखना चाहते हैं, लेकिन जहां जहां जो ग्रे एरियाज हैं, जहां जहां जो कार्रवाइयां उस तरह से होनी चाहिए, उसमें जरूर हम चाहेंगे कि वो विजन क्लियर होना चाहिए, वो डायरेक्शन क्लियर। आपको लगता है वो डायरेक्शन क्लियर नहीं है? हम सबको ठीक रखनी चाहिए। आपको लगता है वो डायरेक्शन क्लियर नहीं है? बहुत सारे हवालों से ठीक है, अभी इमरजेंसी में जो भी इक़दाम हुए वो ठीक है, लेकिन जो हमारी जो दूसरी जमहूरी तकाजे हैं उसको भी सामने रखना। ठीक है, वो तो बहुत सारे रिलेटेड इश्यूज जो है वो गवर्नेंस रिलेटेड भी है। मियां साहब, आज एहसान इकबाल साहब जब तकरीर कर रहे थे और उन्होंने कहा कि दिल फट गया कि जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मोदी फोन नहीं उठा रहा, और इस तरह उन्होंने जो अपने जज्बात का इजहार किया, वाकई लग रहा था कि वो बहुत हर्ट है बहसीत पाकिस्तानी के। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट है, उसका फ़ोन भारत के वज़ीर आज़म क्यों नहीं उठा रहा। लेकिन जो तनकीद होती है, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब बतौर वज़ीर आज़म उन पर ये रही, जिसका जिक्र डॉक्टर साहबा ने भी अभी किया कि जो वो ताल्लुक था या राब्ते थे या फ़ोन कॉल्स थी वो ज़ाती नौयत की थी। बिजनेस का इल्ज़ाम लगाया जाता है लेकिन उसका सबूत कोई नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहा जाता है सज्जन जिंदल पाकिस्तान आते हैं, बगैर वीज़े के आती हैं, मियाँ साहब से मरी में मुलाकात करते हैं, मियाँ साहब ने अपने ज़ाती ताल्लुकात को ज़्यादा अहमियत दी है। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे मियाँ साहब इस बात को? हालात फ़र्क हैं, क्योंकि वज़ीर इत्तलात ने भी कहा कि आज के राब्तों में और पिछली हुकूमत के राब्तों में बहुत फ़र्क है। नहीं, बात आप जो कह रहे हैं, अगर राब्तों में फ़र्क है, अगर दुनिया में पजीराई मिलती है, अगर दो रोल हैं, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इमरान खान साहब 2 रियासतों के सरबराह आए पाकिस्तान के अंदर और उन्होंने गाड़ी ड्राइव की। मैं कतन ये कहने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उनका ये एक्ट जो है गलत है, वो रियासत के लिए एक्ट था उनका। वो मैं किसी तौर पर ये कहने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वो ज़ाती तल्लक के लिए ये फेल कर रहे थे। इसी तरह आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले ये सोचें कि वाजपेयी जब मीनारे पाकिस्तान आए तो उन्होंने पाकिस्तान को न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि कश्मीर का जो इशू था उसे मुतनाज़ा माना। आज तो वो कश्मीर पर बात, वो अटूट अंग की जो बात करते हैं, तो फिर आज उस वक्त तो उन्होंने अटूट अंग नहीं उसको कहा, उस वक्त तो उन्होंने कहा ये मुतनाज़ा मसला है। तो उन्होंने ज़ाती तल्लक अगर नवाज शरीफ ने उनसे रखा तो उसका बेनिफिट रियासत पाकिस्तान को देने के लिए, कश्मीरियों को देने के लिए। अगर मोदी आज इनका फोन नहीं सुनता तो मुझे उससे गिला है, मुझे ये तकलीफ है। मैं बड़ी तकलीफ से ये बात कहूंगा कि मेरी रियासत का सरबराह हो, जैसे भी आया हो, वो ये हमारा अब अंदरूनी मसला है, मगर मुझे ये तकलीफ है बतौर पाकिस्तानी के कि हम न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का फोन ना सुने। इस पर उन्होंने पूरी रियासत की तस्दीक की है। मगर मैं ये कहूँगा मनीब साहब कि होता क्या है, बदकिस्मती ये है कि जो रियासत पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करता वो दुनिया की ताकतों को अच्छा लगता है पाकिस्तान का सरबराह जो है। मगर जो रियासत पाकिस्तान के लिए हुआ ना, वो तो आप भारतीय वज़ीर आज़म से गिला कीजिए, वो फोन नहीं उठा रहे या पाकिस्तान के अच्छे जेस्चर को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे। इमरान खान साहब ने अपना काम पूरा किया है। ये अकल से फारग हैं। मुझे ये बताएं कि एक तरफ आपकी जंग है उनसे और दूसरी तरफ आप उनको डायरेक्ट फोन कॉल कर रहे हैं। जो दरमियान में लोग होते हैं, ये सफारती जो एक आदाब होते हैं, ये तरीकाकार गलत है। और दूसरे इमरान खान साहब ने कौन सा अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है और उस पे कॉल में ला रहे हैं, वो भी ऐसे ही किसी प्रोसीजर के थ्रू कॉल मिल रही होगी। मैं इसका भी जवाब देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप दुनिया में आप देखें मरीब कि जब भी आपने सी पैक शुरू किया,
आपने मोटरवे शुरू किया, आपने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, आपने पाकिस्तान के अंधेरे दूर करके पाकिस्तान का तवानाई बहरान हल किया, आपने दहशत गर्दी का खात्मा किया पाकिस्तान से। आपका ये कहना था कि आप भाई, ये नवाज शरीफ 4 साल पहले कह रहा था, मियां साहब मैंने डॉक्टर साहब पाकिस्तान के अंदर से ठीक उन तंजीमों को इन तंजीमों को बैन करें, ठीक है, पर इल्जाम उठा डॉक्टर साहब रिस्पॉन्ड कर दे। दबाव के बगैर था, ठीक है, दबाव में वही बात। अच्छा डॉक्टर साहब रिस्पॉन्ड कर दे, डॉक्टर साहब रिस्पॉन्ड कर दे, डॉक्टर साहब रिस्पॉन्ड कर दे। टाइम को अब आपने जितना लंबा लेक्चर मियां साहब से सुनवाया ना, आपने उसका कम से कम बैलेंस जरूर करें। डॉक्टर साहब आप जल्दी से बता दें। मियां साहब को ये रियलाइजेशन होती है उस वक्त जब वो हुकूमत से चले जाते हैं, जब हुकूमत में होते हैं। गलत बात आप कर रही हैं। अच्छा गलत बात कर रही हैं। अच्छा उन्हें बोलने तो देना मियां साहब प्लीज। 4 साल पहले हम क्या कह रहे थे? सबसे पहली बात तो ये है कि जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स है, मियां साहब को ये पता होना चाहिए कि कभी भी कोई हेड ऑफ द स्टेट डायरेक्ट किसी हेड ऑफ द स्टेट को कॉल नहीं करता। वो एक आपका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इससे पहले भी किए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है। मसूफ को ये पता ही नहीं है। तराशियां और यही तो गिला है, वो तान तराशियां जो मियां साहब का इस वक्त आपके चैनल पे कौम को गुमराह करने की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक, दूसरी बात जो ये कह रहे हैं मियां साहब की इतनी लंबी खिदमात का जो सिलसिला इन्होंने गिनवाया, तो मैं ये इनसे कहना चाहती हूँ कि देखें, आपने एक इनिशिएटिव लिया। आपका इनिशिएटिव जो नेशनल एक्शन प्लान जो था 2014 का, तमाम सियासी जमातों ने मिल के तय किया, उस नेशनल एक्शन प्लान पे साइन किए। पीटीआई भी उनमें वन ऑफ दी सिग्नेटरी पार्टी थी। 2014 से लेके 2018 तक कौन सी चीज थी जिसने मियां साहब को रोके रखा कि आप उस पे अमल ना करें? आज वही एजेंडा है, 8 माह पहले कर लेते, एजेंडा था जो 8 माह पहले कर लेते, वही नेशनल एक्शन प्लान के तहत उस एजेंडे पे अमल हो रहा है। चले ठीक है, के अंदर 8 माह पहले मैं नैब के ऊपर एक और प्रोग्राम कर लेता हूँ कि हुकूमत ने कितना काम किया, पिछली हुकूमत ने, इस हुकूमत ने इतना किया। हमें अपना डॉक्टर साहब आई हैव टू वाइंड इट अप, I have to wind it up. डॉक्टर साहब आप माजरत के साथ I have to wind it up. I have to wind it up. मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते वापस आएंगे। कलअदम तंजीमों के खिलाफ फाइनली पाकिस्तान एक्ट कर रहा है। FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर है हम। क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इस बहरान से निकल सके? प्रोग्राम में जब वापस आएंगे हम तो हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब मौजूद होंगे और तलाल चौधरी साहब मौजूद होंगे, फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर भी रहे हैं, और साथ रहिए। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि कलअदम तंजीमें हों, शिद्दत पसंद तंजीमें हों, फाइनली अब उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, बगैर किसी बैरूनी दबाव के हो रहा है। जनवरी में ही 2019 में फैसला कर लिया गया था कि पाबंदियां लगाई जाएंगी, जो कि लगाई जा रही हैं। एक मामला FATF का है, एशिया पैसिफिक ग्रुप के लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान के कंसर्न है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे फॉल करता है। अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो पाकिस्तान ने पूरी करनी है। साथ ही साथ ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये अब नहीं बल्कि साबका हुकूमत में भी बात होती थी हाउस एंड ऑर्डर करने की, लेकिन मौक़िफ़ ये रहा है मुस्लिम लीग नून का कि जब वो हाउस एंड ऑर्डर की बात करते थे तो उसको किसी और पैराए में लिया जाता था और उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी इस हवाले से लगते रहे। और मैं चाहता हूं कि गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा लूं। मेरे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड जनाब एजाज अवान साहब, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, जनरल साहब बहुत शुक्रिया। और जनाब तलाल चौधरी साहब फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं। चौधरी साहब के सामने भी बहुत से मामलात आए होंगे। चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कलअदम तंजीमों के हवाले से एक मौक़िफ़ जो रहा है साबका हुकूमत का, मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ हमें पता है, सामने आ गया है, उस पर फैसला भी हुआ गया है, एक्शन भी हो रहा है, लेकिन मौक़िफ़ क्या रहा था नवाज शरीफ साहब का अपने दौर के अंदर, सुन लेते हैं। तवज्जो दिलाता रहा हूं, बड़ी दिलसोजी और दर्दमंदी के साथ कहता रहा हूं कि हमें अपने घर की खबर जरूर देनी चाहिए और सोचना चाहिए कि दुनिया हमारे बारे में मनफी सोच क्यों रखती है। दर्दमंदाना मशरे को न सिर्फ नजरअंदाज किया जाता रहा बल्कि इसे कभी डॉन लीक्स
और कभी कोई और नाम देकर मेरी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाए गए। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि दुनिया हमारी कुर्बानियों के बावजूद हमारी बात क्यों नहीं सुनती। ये जहन में रखना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल हो चुके थे, लेकिन हुकूमत उन्हीं की थी। शायद खाकान वासी साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, मियां नवाज शरीफ साहब PMLN के कायद हैं। एक मौक़िफ़ ये जो मुस्लिम लीग नून का रहा है, मौजूदा हुकूमत, इसके एलाइज हुकूमत में आने से पहले एक मौक़िफ़ उनका भी है उन लोगों के हवाले से जिनके ऊपर आज रियासत पाकिस्तान बाकायदा तौर पर पाबंदी लगा रही है। क्या फरमा रहे हैं जनाब शेख रशीद साहब कुछ अर्सा कबल, ये भी सुन लीजिए। मैं समझता हूं अल्लाह के बाद कश्मीरी हाफिज सईद की तरफ देख रहे हैं, किसी खारजा पॉलिसी की तरफ नहीं देख रहे। मैं आपको बता नहीं सकता कि इन लोगों की कितनी बड़ी खिदमात हैं। ये किसी और मुल्क में पैदा होते तो लोग इनके कदम चूमते, ये किसी और मुल्क में पैदा होते लोग इनके पांव धो के वुजू करते। ये नवाज शरीफ टाइप के निकलेवार, जितना बड़ा मुजाहिद हाफिज सईद है उतना बड़ा डाकू नवाज शरीफ है। जन साहब, सबसे पहले आपसे ही बात का आगाज कर लेता हूं। अब ये दो मौक़िफ़ है जो आपने सुने, अब आप चीज़ों को देखते भी रहे हैं। अब इस वक्त जो रियासत पाकिस्तान फैसले कर रही है वो भी हमारे सामने है। हमारा मौक़िफ़ यही है और कंसिडर्ड ओपिनियन है कि बात दुरुस्त है कि बैरूनी फैसले नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात है और अंदरूनी डिसीजन है। अब सवाल ये है कि दोनों बातों को सामने रखते हुए क्या साबका हुकूमत में जब इल्ज़ामात लगाते रही अपोजिशन उस वक्त की और उनकी लॉयल्टी के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं शक होता रहा, उस क्लिप के अंदर भी वो ये कह रहे हैं, क्या गलत था? क्या फाइनली ये पाकिस्तान की स्टेट ने मैच्योरिटी दिखाई है और दिखानी चाहिए थी पहले, अब दिखा रहे हैं कि फाइनली ऐसी तंजीमों के खिलाफ एक्शन हो रहा है? जन साहब मुनीब, देखिए बात यह है कि आपने दो सियासी आदमियों के बयान सुनाए हैं जो दोनों अपनी अपनी तौर पे सियासत कर रहे हैं इस इशू पर। अगर आप इसी इशू को इससे थोड़ा सा और पीछे ले जाएं तो ये प्रेसिडेंट रेगन का भी यही नैरेटिव था और पूरी नेटो अक़वाम का भी यही नैरेटिव था और वो समझते थे कि ये हमारे हीरोज़ हैं। वो वाइट हाउस में उनके साथ बैठते थे, वाइट हाउस में इनकी नेगोशिएशंस होती थी। अबू बकर अल बगदादी भी जॉन मैकेन के साथ बैठा हुआ नज़र आता है और प्रेसिडेंट रेगन भी उठ के इनको गले मिलाते थे, गुलबदीन हिकमत यार और इन लोगों को, कि ये हमारे हीरोज़ हैं। सारे अपनी ज़रूरत के मुताबिक सारे इनको इस्तेमाल करते रहे हैं। अमेरिका ने ये शुरू किया, तमाम नेटो कंट्रीज़ ने इनको अपना हीरो माना और तमाम नेटो कंट्रीज़ ने इनकी फंडिंग की और इनको अपने सियासी मकासद के लिए USSR के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। उससे पहले 1971 में ये हमारे ख़िलाफ़ मुक्ति बाहिनीज़ को इंडिया ने इस्तेमाल किया। उन्होंने भी, वो रेफ्यूजीज़ थे, उनको मुजाहिदीन बनाया, वेपन दिए, ट्रेनिंग दी और फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान जो मौजूदा बांग्लादेश है उसमें दाखिल कर दिया। 9/11 से पहले ये सब कुछ हलाल था और 9/11 के बाद ये सब कुछ हराम हो गया। ये एक हकीकत है जिससे कोई आदमी नज़रें चुरा नहीं सकता। अब मैं इस सियासी बातों को छोड़ते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि अब ये हुकूमत ने चाहे बैरूनी दबाव के तहत किया है, चाहे FATF के तहत किया है, चाहे अब अंदरूनी रियलाइजेशन की वजह से किया है, चाहे वो नेशनल एक्शन प्लान जिसमें तमाम पार्टियों का मौक़िफ़ एक था उस पे अमल दरामद की खातिर किया है, जिस वजह से भी किया है, ये ऐसा इक़दाम है, हमें बहैसियत कौम इसको सपोर्ट करना चाहिए और इसका एक जामे हल तलाश करना चाहिए। ये हल तलब मसला है, इसका हल होना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है और मेरे ख्याल में इसको उन्होंने अभी एक बड़ा ब्रीफ सा सवाल है। आपने कहा सियासी तौर पर इस्तेमाल करें दोनों शख्सियात, शेख रशीद साहब तो हाफिज सईद साहब की शान में कसीदा तकरीबन पढ़ते नजर आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं जो बात आज हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान कह रही है कि ये एक्सेस बैगेज है, लाइबिलिटीज़ है, दुनिया भी देखती है, सवाल करती है, इनका खात्मा होना चाहिए, मोर और लेस यही बातें हो रही थी। तो उसमें सियासी बान क्या हुआ? वो तो आज की हकीकत जो अब आज मान रहे हैं, शायद 8-10 महीने साल पहले नवाज शरीफ साहब भी वो बात देख रहे थे और मान रहे थे और रियासत पाकिस्तान को भी ये बात मालूम थी। मुनीब, मैं समझता हूँ उसमें उनका तरीका गलत था। उन्होंने उस बात को उस वक्त गलत रंग देने की कोशिश की थी जिसका वो खुद जिक्र कर रहे हैं कि जी वो फिर बाद में डॉन लीक बन गया। बात क्या हुई थी या बात क्या हो रही है? एक
तरीका है आप किसी शरीफ आदमी से पूछें कि तुम्हारे वालिद साहब का नाम क्या है, और एक गैर महज़ब तरीका है इसी बात को कहने का। उस वक्त जो डायलॉग हुआ था इस पे एस्टैब्लिशमेंट का भी और नवाज शरीफ साहब का भी एक ही मौक़िफ़ था कि हमने ये काम करना है और इसको हमने ये जो प्रोस्क्राइब्ड जमातें हैं इनके खिलाफ हमने एक्शन लेना है। इस बात पे जब अंदर बैठे हुए एग्रीमेंट हो गई और तफसील बात हो गई, वहाँ एक ये पॉइंट उठाया गया था कि इनको हमें बताया ये गया है, ये शहबाज शरीफ साहब ने पॉइंट उठाया था कि हमें बताया ये गया है कि अगर इनमें से कोई आदमी पकड़ा जाए तो कुछ एस्टैब्लिशमेंट के आदमी उनको छुड़ा के ले जाते हैं। उस वक्त DGISI ने इनको कहा कि ये जिसने आपको ये कहा है वो गलत कह रहा है, अगर आप कहें तो मैं जाता हूं और इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जाएंगे, मैं भी होऊंगा और इस बात को मिल बैठ के तय कर लेते हैं, सूबाई लेवल पे हर सूबे पे जाएं और इसको इस मसले का हल तलाश करें। लेकिन जब अखबारी बयान दिया गया इसके बाद तो कहा यह गया कि सिविल टेल मिलिट्री के सिविलियंस ने मिलिट्री को बताया है। स्टोरी थी ना सर, वो बयान नहीं था, एवरीबॉडी डिनाइड इट इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, हर एक ने डिनाई किया। नहीं, फिर डॉन लीक्स तो वही थी ना कि वो स्टोरी किसने बना ली। एग्जैक्टली सर, अंदर होने वाली बातें उस सिरिल अलमेडा तक कैसे एग्जैक्टली वही सवाल था जिसकी वजह से इशू बन गई। बिल्कुल ठीक। मैं सर जिसकी वजह से इशू बना था। मैं सर इसको आगे लेके जाता हूँ। तलाल चौधरी साहब, अब जो हालात हैं, आप क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ साहब का, जनरल साहब का एक ओपिनियन है कि शायद वो तरीकाकार दुरुस्त नहीं था, बात वो यही कर रहे थे, समझते हैं आपके बात का तरीका बेहतर हो जाना चाहिए था, या आप समझते हैं नहीं मियां नवाज शरीफ का आपका बयानिया दुरुस्त था, वो विंडिकेट हुए हैं आज पाकिस्तान की रियासत जो फैसले करी है उनके बाद? सवाल ये है कि मैं चौधरी साहब की बात सर सुन लूं। सर मैं जरा चौधरी साहब की बात सुन लूं। जी चौधरी साहब। जी मुनीब, बात ये है कि ये तो एक अब तारीख जो है वो लिखी जा रही है और बिल्कुल जो मर्जी कोई कुछ कहे, मगर ये साबित हुआ है कि नवाज शरीफ जो था वो बड़ा दूर अंदेश था, वो बहुत दूर तक देख रहा था। वो हालात जो आज हमें दरपेश थे वो उस वक़्त उसकी हुकूमत कह रही थी, मगर उस वक़्त उसकी हुब्बुल वतनी पर भी सवाल उठाए गए और ये कह देना कि बात करने का तरीका ठीक नहीं है, ठीक है, ये तो वो कहानी हमने सुनी है ताकतवर और कमज़ोर आदमी वाली कि पानी तुम इधर से पियो या इधर से पियो, वो उसका दिल है, बेशक उसकी तरफ से आ रहा हो कि नहीं ये तुम्हारी तरफ से ही गंदा होके आ रहा है। तो बात ये इस तरह कहानी बनाने से नहीं, तारीख एक है और तारीख को आप कम से कम उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते, मगर अब हमें इससे आगे निकलना चाहिए। और मैं आज कम से कम ये ज़रूर कि जब हमारी हुब्बुल वतनी पर सवाल होता है तो यकीन करें उस वक़्त हम उससे ज़्यादा गाली कोई दे दे तो उससे ज़्यादा बेहतर है। हमने वो गद्दारी के सर्टिफिकेट लिए, हमें तौहीने रसालत और गद्दार कहा गया। हमारी सिर्फ ये नहीं कि हमारा सियासी नुकसान हुआ, बल्कि हमारा जाती, हमारे मुंह पर स्याहियां, जूते और गोलियां से हमें ट्रीट किया गया। उसके ये तो सियासी पहलू से ना सर, मैं उससे आगे निकल जाता हूं। हाँ, बात मैं उससे आगे निकल जाता हूं। ठीक, मैं उससे अब बात यह है कि ये बात सिर्फ नवाज शरीफ या एक इंग्लिश अखबार में आने से कोई सच और झूठ नहीं हो गई, ये पाकिस्तान और पूरी दुनिया कह रही थी। हमें दुनिया के मुताबिक हमें सब चीजें लेकर चलना चाहिए थी, और अगर ये कोई भी इस्लाह की बात हो तो उसके लिए मेरा ख्याल है हाँ, हमारे आज एक आइडियल हालात हैं। आइडियली इस तरह समझें कि मुंतखब हुकूमत और अदारे बिल्कुल एक पेज पे हैं, और आज की अपोजिशन जो है वो बिल्कुल मैच्योर है। आज की अपोजिशन शेख रशीद वाला या इमरान खान वाला रोल नहीं कर रही। आज की अपोजिशन उकसा नहीं रही, क्योंकि इसमें दीनी जज्बात भी हैं, और आज की अपोजिशन हुकूमत और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के पीछे खड़ी है। आप ये बात तो एक्नॉलेज करते हैं ना कि मौजूदा हुकूमत जो कर रही है तलाल चौधरी साहब, वो दुरुस्त है, फैसला रियासत पाकिस्तान का दुरुस्त है, बैरूनी दबाव पे नहीं है, अंदरूनी काम है और वक्त की जरूरत है, ठीक फैसले हो रहे हैं। इस बात को तो आप अप्रिशिएट करेंगे कि ये ठीक फैसले हो रहे हैं जो हो रहे हैं? देखिए, एक बात तो ये कि ये वक्त से पहले होने चाहिए थे, ये बहुत देर से हुए, चले हुए तो उसके बाद आप ये देख लें कि ये कहते हैं कि जनवरी के फैसले हैं और आज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और जबकि डोजियर जो है वो भारत का आ चुका है। डोजियर में जिन लोगों के नाम हैं उन्हीं को हम रिटेन कर रहे हैं, उन्हीं को हम नज़रबंद कर रहे हैं, और उसी के बाद ही नोटिफिकेशन होता है। जब हमारी टेंशन बढ़ती है
तो इतना नेशनल सिक्योरिटी का मामला, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला, हुकूमत इतनी कैजुअल है कि उसका नोटिफिकेशन, जो फैसले एक हाई लेवल मीटिंग में जनवरी में हुए वो इंप्लीमेंट और उसका नोटिफिकेशन ना हो सका, तो उससे तो यही लगेगा कि बैरूनी दबाव है या आज हम इंडिया को कहीं खुश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो मौजूदा क्राइसिस उसके दो हिस्से हैं। एक उसका हिस्सा ये अस्करी हिस्सा है। अस्करी हिस्से में हमने फतह हासिल की है और वो फतह हुई जब पायलट हमने गिरफ्तार किया, जहाज गिराए। दूसरा उसका सफारती हिस्सा है। सफारती हिस्से में हमें कामयाबी नहीं हुई। बहुत सारी जंगें जो अस्करी तौर पर जीती जा चुकी होती हैं, वो कई दफा सफारती तौर पर हार दी जाती हैं। हमें सफारती तौर पर इसको नहीं ठीक लड़ा, हमें इसको बेहतर तौर पर लड़ने की जरूरत है। बट पाकिस्तान की पोजीशन को सराहा जा रहा है, मैच्योरिटी का सबूत दिया हुकूमत पाकिस्तान है, रियासत पाकिस्तान है। जनरल साहब, अपनी रिमार्क फ्रॉम योर सेल्फ, टाइमिंग के हवाले से नेचुरली सवाल होते हैं। एक प्रोपेगेंडा है, वो बॉर्डर के उस पार किया जाता है। हमने बेशक अपनी ज़रूरत के तहत या खुद देखते हुए अब जो जैश के लोग हैं जिनको पाकिस्तान की हुकूमत ने डिटेन किया है, मसूद अजहर साहब के हवाले से भी शायद हुकूमत कोई फैसला करे। टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब ये भी प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है कि अगर पाकिस्तान कुछ अपने ओन पर कर रहा है तो उसके ऊपर एक आम तासुर यह आता था, नहीं, ये बैरूनी दबाव पर हो रहा है। टाइमिंग ही प्रोपेगेंडे की भेंट चढ़ रहा है। इसके अलावा जो काम हो रहा है ये दुरुस्त है, और दुश्मन का काम यही होता है, या जो बाहर बैठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनका काम यही होता है कि इसको कोई और सियासी रंग दिया जाए या प्रोपेगेंडा का रंग दिया जाए। जो बात आपने चौधरी साहब से पूछी या मेरे से पूछी, या जिस पे आप खुद कन्विंस्ड हैं कि ये अच्छा काम है और हुकूमत कर रही है और हमने हुकूमत का साथ देना है, टाइमिंग पहले था या अब है, दुरुस्त काम जिस वक्त भी कर लिया जाए, सिमत ठीक होनी चाहिए, फैसला ठीक होना चाहिए जो मुल्की मफाद में है। देर आयत दुरुस्त आयत कह लें। जन साहब, ये FATF की ग्रे लिस्ट से नेचुरली एक सवाल ये आता है कि हमने वो काम अभी भी है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से हमें लॉज इंप्रूव करने की ज़रूरत है। आपको लगता है पाकिस्तान नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा कर पाएगा कि इस क्राइसिस को ओवरकम कर सके? FATF की हम ब्लैक लिस्ट में भी बहुत पहले रह चुके हैं और अब ग्रे लिस्ट में हैं, और ग्रे लिस्ट से खुदा न खास्ता काम ना किया तो ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते हैं। और अगर इकदाम अच्छे करें जिनसे दुनिया के साथ मिलके चलना है ना, तो अगर दुनिया जो ट्रांजैक्शन ऑफ मनी है या मनी लॉन्ड्रिंग है या पैसा भेजने वाले गलत लोग ना हों या रिसीव करने वाले गलत ना हों, इसके बारे में अगर कोई कवानीन बन गए हैं और हमने इंटरनेशनल बैंकों के साथ डील करना है, बैंक ऑफ लंदन से और बैंक ऑफ अमेरिका से अगर हमने डील करना है, तो फिर उनकी करेंसी के यहाँ आने के लिए हमें वही कवानीन फॉलो करने पड़ेंगे जो उन्होंने बनाए हैं। लिहाजा ट्रांसपेरेंसी के लिए जो भी काम करना है वो होना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनाब तलाल साहब मौजूद थे। मौक़िफ़ दोनों तरफ का आपने सुना। जारी बात है तलाल चौधरी साहब ने उसके अंदर ये बताया कि जो मौजूदा हुकूमत कर रही है यकीनी तौर पर दुरुस्त है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पहले हो जाने चाहिए थे। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।